अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, बजट 2021 और 22 में नए टैक्सेस लगाए जाएंगे या नहीं? अगर नए टैक्स लगते हैं तो स्पेस कहाँ मौजूद है? इस बार IMF का गलबा होगा या वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जो कह रहे हैं इस दफ़ा नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, जीत किसकी होगी? मौजूदा हालात क्या कहते हैं? इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप FCA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं सज्जाद रिजवी साहब, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। और नाज़रीन, लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप माहिर मुआशात हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, साबिक़ कमिश्नर हैं FBR के। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं उनकी राय जानें। एक तो हमारा जो है वो देखना है कि हमारी रियल GDP क्या है, और जो टैक्सेशन है वो GDP के हिसाब से होनी चाहिए कि जिस हम इसको दो हिस्सों में देखेंगे। एक तो है हमारा ब्रॉडिंग या टैक्स बेस का प्रॉब्लम, दूसरा है हमारा जो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अगर आप ब्रॉडिंग और टैक्स बेस को देखते हैं तो ब्रॉडिंग टैक्स बेस के लिए हमें डिफरेंट मेजर्स लेने की ज़रूरत है। इसमें हमें एक स्कीम है कि हम जितने हमारे बैंक्स हैं, बैंकों से डाटा लिया जाए और उन लोगों का डाटा लिया जाए जो ऑलरेडी टैक्स नेट में नहीं है। हम वो करते हैं कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में होते हैं उन्हीं का डाटा उठाते हैं, उन्हीं को दोबारा स्क्यूज करना शुरू हो जाते हैं। इससे हैरासमेंट फैलती है। हमें ये देखना है कि वो लोग जो कि टैक्स नेट में नहीं हैं उनका डाटा लिया जाए। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डाटा लें जहाँ पे लोग बहुत जो प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं, खरीदी जा रही हैं, बैंकों के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उनका डाटा लें। और एक इंडिपेंडेंट जो फील्ड फार्मेशन है या आपके इंटेलिजेंस के अदारे हैं उनसे एक सर्वे करवाया जाए, लोगों का देखा जाए, उसके हिसाब से जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं और उनका जो रहन सहन है, उनका जो तरीका कार वे ऑफ लिविंग है वो उसको देखा जाए और फिर उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। और जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है जो इस वक्त टैक्स नेट में आ चुका है उसको थोड़ा रिलीफ दिया जाए, उसको रिलैक्स किया जाए। बिज़नेस कम्युनिटी की ईज़ के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी की आसानी के लिए हमें चाहिए कि हम एक ही सिंगल रिटर्न फार्म पे चले जाएं। तमाम सूबों का एक ही रिटर्न फार्म फाइल हो और उस रिटर्न फार्म को आपस में जो सूबे हैं या फेडरेशन है वो आपस में बैठ के डिसाइड करें अपनी रेवेन्यू शेयरिंग को आपस में कैसे उन्हें शेयर करना है, आप वो चीज़ों को कैसे देखना, उन चीज़ों को उस तरह से मॉनिटर करें। बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ दें, डूइंग अ बिज़नेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग अ बिज़नेस को कम से कम करें। तो हमें ओवरऑल चीज़ों को देखना है। एक तरफ हमें ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स बेस को देखना है, एक हमारे टैक्सेशन सिस्टम को देखना है। अपने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत है कि लोगों के अंदर हैरासमेंट जो है ना कम से कम पैदा की जाए। अब वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाएँ, उनकी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो टैक्स दें। गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट हमें कुछ दे सकती है। तो हमें इस तरह से साथ साथ हमें देखना है जब हम बजट बना रहे हैं तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को भी देखे। वो एक्सपेंडिचर जो कि हमारा कम कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए। हम टैक्सेशन का बोझ तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमें वो जो जितना टैक्सेशन कलेक्शन हो रही है हमें उसको डेवलपमेंट के ऊपर लगाना है, इंस्टेड कि हम उसको सारे अपने करंट एक्सपेंडिचर में यूटिलाइज कर लें और उसके बाद जो डेवलपमेंट के लिए बचते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमें इन सारी चीज़ों को ओवरऑल बजट को बनाते हुए हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। फैसल साहब, इस दफ़ा FBR का जो टारगेट था 4,963 अरब रुपए का था, महसूलात का जो हदफ रखा गया था, उम्मीद है ये इस दफ़ा पूरा हो जाएगा। हालांकि कोरोना की सूरत हाल भी ऐसी रही, लेकिन मौजूदा टैक्स पेयर को इस दफ़ा जितना भी ज़्यादा रगड़ा गया वो सबके सामने है, जिससे ये टारगेट पूरे हैं। आप इस आने वाले बजट में समझते हैं जो ये 500-600 अरब रुपए का जो इजाफा किया जाएगा तो कौन से टैक्स लगेंगे, या आप समझते हैं कहाँ पर स्पेस मौजूद है? सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ में थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि हमारी इकोनॉमी में अभी बहुत जान है। जी। वी आर अंडर रेटेड, हम अभी तक अंडर रेटेड हैं। लोग हमें समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कोई जान नहीं है, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं। मैं बहुत सारे कारोबारी लोगों को जानता हूं जिनके हालात इस कोविड इन्वायरमेंट में भी बहुत बेहतर हैं। जैसे कि मैं टेक्सटाइल का कंसल्टेंट हूँ, स्टील का कंसल्टेंट हूँ, और पाकिस्तान के जो स्टील जॉइंट्स हैं और टेक्सटाइल किंग हैं जिनको कह सकते हैं, इनका मैं तीसरी जनरेशन में कंसल्टेंट हूँ। तो जो प्रॉफिट्स वो लोग पोस्ट कर रहे हैं या जो पोस्ट किए हैं लिस्टेड कंपनियों ने, इनकी शुनीद पिछले 10 साल में कहीं नहीं मिलती। ठीक है। इस वक्त एक एवरेज टेक्सटाइल मिल जो कि 30,000 स्पिंडल की है वो 4 करोड़ पे पर मंथ से ऊपर का प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, लोकल में जो काम कर रही है। उसकी बहुत बड़ी वजह है जिसको लोग दे फेल टू अंडरस्टैंड। यूरोप सारा बंद है, ठीक है। चाइना से ऑर्डर पाकिस्तान आना शुरू हो गया।
जिसका एक एग्जांपल है कॉपर। कॉपर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सारा का सारा कॉपर बिलट जो था ना, वो ये यूरोप चाइना को एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टील जॉइंट्स हैं उनके पास भट्टियाँ तो लगी हुई हैं, पैसे भी उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने क्या किया है कि कॉपर पाकिस्तान से या पाकिस्तान के बाहर से इंपोर्ट करके वो जो कॉपर पैलेट्स थे वो चाइना को एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। उसकी वजह से मैं एक बहुत बड़ी कंपनी, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनका पहले जो पर क्वार्टर रेट अर्निंग पर शेयर आ रहा था वो ₹1.25 था। ठीक है, और जो कि किसी सूरत भी वो सोच रहे थे कि नहीं बढ़ सकेगा, लेकिन इस क्वार्टर में उनका ₹5.25 पर अर्निंग आई है शेयर। ठीक है, और शेयर की वैल्यू ₹20 पर शेयर से बढ़ती हुई ₹125 पर शेयर तक चलेगी। ठीक है, अब बात सिर्फ ये है समझने वाली कि एफबीआर में वर्किंग मैकेनिज्म ठीक नहीं है। ठीक है, इसको टैक्स को कलेक्ट करने के लिए प्लानिंग कोई नहीं है, पॉलिसी कोई नहीं है। हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एक टैक्स एक साल लगाते हैं कि ये जी मिनिमम टैक्स है, अगले साल हम उसको प्रिजम्पटिव कर देते हैं, उससे अगले साल हम उसको एडजस्टेबल करते हैं, फिर 3-4 साल बाद फिर उसे मिनिमम पे ले आते हैं। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर का एक जो आइडिया होता है, प्लानिंग होती है, वो तो ख़त्म होती है, उसका कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता है। वो नया इदारा लगाने को या उसी इदारे में नई मशीनरी लगाने को प्रेफर नहीं करता। ठीक है, अब आप बजट की बात करें, 4,960 का जो टारगेट था, मेरी अपनी नाकिस इल्म के मुताबिक इससे ऊपर ही टैक्स जमा होना है। जी साहब, समथिंग लाइक 5,000 के करीब करीब हो जाना है। उसकी वजह क्या है कि 3 क्वार्टरों का हदफ हम पूरा कर चुके हैं। जी जी, चौथे क्वार्टर का जो हदफ है वो हमें पता चल जाएगा 15 जून तक जी जी, कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, मेरा ذاتی ख्याल है उसको हम पूरा कर लेंगे। जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, इन्होंने एक नारा लगाया था कि हम 8,000 अरब पाकिस्तान से इकट्ठा करके दिखाएंगे। पहले सबसे होता है कि आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं कि पहले तो आपने अपने पैर जमाने हैं ना, फिर प्रॉफिट की बात करेंगे। जी जी, नंबर 2, हुकूमत का कोई काम नहीं वो किसी काम में प्रॉफिट बनाए। ठीक है, हुकूमत इज़ नॉट मेंट फॉर ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखें, हुकूमत लोगों को सर्व करने के लिए है, ना कि लोगों से कोई चीज़ लेने के लिए। ठीक है, बेसिकली अगर मेरी ज़रूरत 7,000 अरब की है एज ए हुकूमत, तो मेरा बजट भी 7,000 अरब का होना चाहिए। इससे ऊपर का तो बिल्कुल गलत है अगर कोई सोचता भी है। अब आ जाए बात असल पे कि क्या कोई फालतू टैक्स लगेंगे या नहीं लगेंगे, जो आपका सवाल है। जी जी, देखिए, सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ऑलरेडी इन्होंने पास कर दिया, जी जी, जिसमें इन्होंने ढेर सारी एग्जम्पशंस विड्रॉ कर ली। ठीक है, अब अगर ये उन्हीं चीज़ों को बजट का हिस्सा बना के अप्रूव करा लेते हैं तो उन्हें नया टैक्स लगाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। वो जो 600-700 अरब के गैप की आप बात कर रहे हो वो तो पूरा हो जाएगा उसके साहब, अंदर। इसकी जो ऑर्डिनेंस आता है सदारती ऑर्डिनेंस, इसकी म्याद क्या होती है, टाइम पीरियड क्या देखें, होता है? इसका टाइम पीरियड 90 डेज़ का होता है। ठीक है, 90 डेज़ का पीरियड होता है। उसके बाद असेंबली अगर अप्रूव कर दे किसी सेशन में तो ये एक्ट बन जाता है। ठीक है, और फर्दर एक्सटेंड भी हो सकता है। जहाँ तक मेरी नॉलेज और इल्म है, क्योंकि मैं आई कैप की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फिजिकल कमेटी का मेंबर भी हूँ, जी जी, जिसने बजट की प्रपोजल्स वज़ीर ख़जाना के साथ डिस्कस की थी। हमारा एक बुकलेट बना था, उसमें मुझे जो चीज़ बताई गई, हमारे चेयरमैन है अवैस साहब जो ई-वाई के पार्टनर हैं, जी जी, तो वहाँ पे ये बात हो रही थी कि जी में भी ये जितनी अमेंडमेंट्स की हैं इसको हम बजट के हिस्से बना के तो इसे अप्रूव करा देंगे। ठीक है, तो नया कानून तो कोई ना आया ना, नया टैक्स तो कोई ना लगा, वो तो इसी को आगे रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, असल टारगेट बढ़ाया जाएगा सिर्फ। असल चीज़ क्या है, असल चीज़ ये है कि हमारी अगर इकोनॉमी फुल स्विंग पे चली जाए, जी जी, फुल स्विंग पे चली जाए, मैं बात कर रहा हूँ फुल स्विंग पे, तो हमारे पास अभी भी कुशन है कि हम 2 से 2,500 अरब और टैक्स प्रॉपर पॉलिसी, जी, प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, हम लोग शॉर्टकट्स में हैं। जी जी, हम क्या कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है जी जी, इससे ही पैसा वसूल कर लें, नए टैक्स पेयर को या टैक्स एम्बेड को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ ए रॉन्ग अप्रोच।
वजह क्या है कि जो आदमी इस वक्त फ्लरिश कर रहा है, अगर आप उसको मज़ीद टैक्सों के बोझ के नीचे दबते जाएंगे तो वो अपनी एक्सपेंशन में नहीं जा सकेगा। ठीक है। एक्सपेंशन में नहीं जाएगा तो इकॉनमी नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट है, उसके 24,000 स्पिंडल थे, उसने इस साल 40,000 स्पिंडल कर लिए। अब ये जो ऊपर वाले 16,000 स्पिंडल हैं, इसके लिए 300 लेबर और चाहिए। सही है। मीनिंग बाय 300 घरों का चूल्हा जलेगा, 300 घरों को नई नौकरी मिलेगी, 300 नए एम्प्लॉई होंगे। एक आदमी अगर एक घर में है, उसके साथ 4 लोग और कनेक्टेड ठीक है। हैं, उन चारों को वो पाल रहा है। ठीक है, अगर ये हुकूमत उसको एक्सपेंशन करने दे और उसे मजीद टैक्सों के नीचे ना दबाए, जी जी बल्कि नए टैक्स पेयर ढूंढे, जी, वो खड़ा हो जाएगा। तो वो अब खड़ा हो खड़े- जाएगा। मैं फैसल साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। सजाद साहब, IMF हर दफ़ा अपनी प्रपोजल देता है, हुकूमत को कर्ज देता है, शराइत को अपनी मनवाता है, लेकिन इस बार शौकत तरीन साहब बार बार ऐलान कर रहे हैं कि मैं इस दफ़ा कोई नए टैक्स नहीं लगाऊंगा। अगर नए टैक्स नहीं लगते तो 2020 वाला 5,550 अरब रुपए का जो टैक्स महसूलात का हदफ था, इस दफ़ा रखा जाएगा। आप क्या समझते हैं, इतने 500-600 अरब तकरीबन बनता है, नए टैक्सेस जमा हो जाएंगे जैसा फैसल साहब कह रहे हैं? एक तो मैं चीज़ इसके अंदर एक बिफोर स्टार्टिंग इनटू दिस ये करेक्ट कर दूं कि 6,000 अरब की बात हो रही है। जी जी सो इट इज़ इवन मच मोर देन दैट जो IMF की तरफ से प्रपोजल्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो, जबकि ये एक absurd अमाउंट है। प्लीज़ अंडरस्टैंड ये करें कि ये कौम कोविड की विंडफॉल पे चल रही है, जो कि चाइना यूरोप के बंद होने से, जो ख्वाजा साहब ने बात की, चाइना की तरफ से जो हमें टेक्सटाइल के ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारी कंट्री को इस वक्त विंडफॉल सेल्स आ रही है। ठीक है। उस विंडफॉल सेल्स का मसला ये है कि वो कोविड पोस्ट ख़त्म होने की, जिस तरह सोसाइटी सारी दुनिया ओपन होना शुरू हो रही है पोस्ट कोविड, तो वो फिर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। तो हमारी सोसाइटी में करंटली एक फंडामेंटल शिफ्ट आनी चाहिए, जिसके अंदर इस सोसाइटी की जो PM है और जो मतलब जो कंट्री तरीन साहब हैं जो कंट्री को चला रहे हैं, वो फंडामेंटल चेंजेस करें सोसाइटी के फैब्रिक के अंदर, इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर। ये ना इस चीज़ पे खुश हो जाएं कि 4 महीने 4 साल या 2 साल की जो हमें चाइना के बंद होने, क्योंकि वुहान से शुरू हुआ था, यूरोपियन कहते हैं कि जी वहाँ से हमें माल नहीं खरीदना, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप पाकिस्तान से ख़रीद लें। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 10 गुना ऑर्डर्स आ गए। सो इसलिए हमें करंटली जो हमारी कॉन्वर्सेशन है वो फोकस बैक करनी चाहिए कि, एंड मैं यहाँ पे बड़ा एक सीरियस टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा बाय सेइंग कि हमें अपनी सोसाइटी में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना जो नारा था पड़ेगा। हुकूमत का, जो नारा भी था जी, हुकूमत का। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का नारा नहीं था। मैं तो बल्कि इसमें ग्रेटफुल होऊंगा लाहौर हाई कोर्ट की जुडिशरी का, कि लाहौर हाई कोर्ट की जुडिशरी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रेड विद IMF के वर्ल्ड बैंक के साथ पाकिस्तान को ईज़ ऑफ, जिस तरह कमर्शियल कोर्ट्स को पाकिस्तान पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनको शुरू कराया। और अब गवर्नर साहब ने पिछले वीक 2 वीक्स पहले इसका ऑर्डिनेंस भी जारी करा, जिसके ऊपर मैं एक बड़ा डिटेल्ड आपके साथ बैठ के डिस्कशन भी करूँगा कि हमें राइट नाउ लोगों को ये समझाना और बताना है कि रादर दैन कि हम विंडफॉल सेल्स के ऊपर अपने आप को फोकस करें, हमें अपने पीपल इन पावर जो कि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उनसे ये डिस्कस करें कि फंडामेंटल चेंज इस सोसाइटी में कैसे आ सकती है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंटायर पाकिस्तानीज। नहीं सजा साहब, उसके लिए तो देखो पार्लियामेंट की जो फिनांस कमेटी है, बजट तो उसको बनाना चाहिए, जो नुमाइंदे अवाम ने बिठाए हुए हैं उनके ज़रिए बनना चाहिए, लेकिन हमारा तो अलमिया दूसरा है ना, हम तो IMF की जी, मैं आपको इसमें इस अलमिया में एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि जो हमारे 4 मिनिस्टर्स 2 कमरों में बैठ के डिसीजन मेकिंग करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो, आप ICAP साथ बैठिए, जी जी, आप लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशंस देख लें, आप हर ट्रेड यूनियन को देख लें, आप हर एसोसिएशन को देख लें, उनसे पूछें कि कितनी दफ़ा उनसे उनकी इंडस्ट्री के बारे में सवालात जवाबात किए गए। जी जी, सर पूछा ही नहीं जाता। जब आप किसी से पूछना ही नहीं चाह रहे, कमरे में बैठ के ख्वाहिश साहब वही तो कह रहे हैं, कभी प्रिजम्पटिव है, कभी फाइनल टैक्स रजीम है, और फिर दोबारा। सजा साहब, एक जैसा टैक्स कलेक्टर, टैक्स मशीनरी है, उसकी भी फैसल साहब कह रहे हैं कोई प्लानिंग नहीं होती, लेकिन जो टैक्स पेयर है वो अपनी प्लानिंग करता है बिजनेस की साल के लिए, वो प्लानिंग करता है, लेकिन बीच में सदारती ऑर्डिनेंस आ गए, कोई ओसा सर्कल आ गया, सर्कुलर उन्होंने जारी कर दिया, जिसकी वजह से उनकी सारी प्लानिंग ख़राब हो जाती है। जी, इसको दुरुस्त करने के लिए
हुकूमत को क्या लाहे अमल तय करना चाहिए। दूसरा, जो अदालतों में केस आते हैं वहाँ टैक्स 2-2 अरब का 5-5 अरब रुपए का ज़ीरो पे आ जाता है। जो अफसरान की असेसमेंट है वो ज़ीरो पे आ जाती है, लेकिन उनका अखराजात भी हुकूमत को देने, अखराजात उनको भुगतने पड़ते। उनका किस तरह सद्भाव किया जा सकता है। लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लूँगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी सजाज जी मैं अपनी कॉन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी करेक्शन कर दूं। हमारी क्योंकि इनिशियल एक स्टार्ट में डिस्कशन में आर्टिकल 89 है जी जी जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के बारे में डिस्कस करता है और उसके अंदर एक्चुअली 120 डेज है। सो जस्ट टू बी क्लियर ऑन दैट साइड। सेकेंडली, मेरा थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस इस बारे में इसलिए क्योंकि मैं FPR का भी चंद साल लीगल एडवाइज़र रहा हूँ और उसके अलावा उसकी तो उनसे रिज़ाइन करने के बाद मैं अपने प्रैक्टिस कॉर्पोरेट साइड के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात ये देखने में आती है कि एक साहब बाबू विच इज़ एन इनकम टैक्स का ऑफिसर सिटिंग इन हिज 4th फ्लोर और 5th फ्लोर और 6th फ्लोर के ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनके ऊपर इस्लामाबाद से FPR बोर्ड से उनको कॉलें आती हैं, प्रेशर आता है, कॉलें आती हैं कि बस असेसमेंट कर दो, लंबी लंबी कर दो। क्यों? बिकॉज उसका ओनली रीज़न ये होता है कि उन्होंने अपने हदफ अचीव करने होते हैं और वही एक फ्रिवलेस किस्म की लिटिगेशन में कन्वर्ट होता है। वही फ्रिवलेस लिटिगेशन कोर्टों में जाती है और वहाँ जाके जब वो ड्रॉप हो जाती है तो यही फिर सारा अलमिया होता है कि जी ये देखें, ये तो अदालतें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं। भाई, जब आपने चीज़ ही गलत बनाई आपको, इसीलिए मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि एक डिपार्टमेंटल ऑफिसर के ऊपर एक कैप होनी चाहिए एज़ फार एज जितना मिनिमम टैक्स किसी कंपनी से कलेक्ट करें, देयर शुड बी अ लिमिट फॉर अ मैक्सिमम टैक्स। ठीक है। मैक्सिमम टैक्स कैप का आपको फ़ायदा सिर्फ इतना होगा कि एक ऑफिसर की दूसरे बंदे को ब्लैकमेल करने की लिमिट डिटरमिन हो जाएगी। बिल्कुल सही है। एक बंदा जो अपनी कंपनी चला रहा है, जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की कि जी उसने अपनी प्लानिंग की, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ गया, कुछ भी आ गया जिसकी वजह से उसका सारा कैरेक्टर ही चेंज हो गया उसकी प्लानिंग का। तो जब वो डिपार्टमेंट में अपनी असेसमेंट के लिए जाता है तो असेसमेंट में उसको ये पता नहीं होता कि मेरे 2 एक्सपेंसेस रिजेक्ट होने के ऊपर मुझे 20 करोड़ का टैक्स मेरे पर लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। तो जब तक आप अपने मिनिमम सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 113 है जिसके ऊपर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर आप मिनिमम टैक्स की बात करते हैं, उसको खुदारा अमेंड करें, उसके अंदर आप एक मैक्सिमम टैक्स कैप डालें। सही है। सो दैट कि एक एसएससी को पता हो कि भाई 1 साल की मेरी टोटल मैक्सिमम कितना टैक्स। फिर उससे क्या होगा, इस सोसाइटी के अंदर जो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जी रिश्वत है और बहुत पैसे लेते हैं और ये अंडर द टेबल बातें होती हैं, रातों रात ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। फंडामेंटल रिफॉर्म चाहिए। जिस तरह शफकत तरीन साहब कह रहे हैं, जो हरासा करने का जो कानून है उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं FBR से, मुमकिन होगा? देखें जी, वो वही वाली बात ये है कि कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। अच्छा सजा साहब, हमारे मुल्क में मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान का, वो सेल टैक्स में है या इनकम टैक्स में है? देखिए जी, मैं तो कहता हूँ मुस्तकबिल है। जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा, एक टैक्स लिमिट जो हुकूमत डिटर्मिन करे अपने मुल्क को चलाने के लिए, एवरी पाकिस्तानी को उसका हिस्सा पता हो और उसमें वो कंट्रीब्यूट करे। चाहे आप सेल टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू ले लें, चाहे आप इनकम टैक्स के थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू ले लें, क्योंकि बिकॉज देखें हमारी कौम में एक बहुत तबका है जो कि बिलो द पावर्टी लिमिट है, जिसके पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं। हमें हमारी रियासत को एंड हम एज इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपी तो हम बहुत करते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी तरफ जाके उनको कहते हैं कि जी हम आपको हेल्प करेंगे, बट स्टेट लेवल के ऊपर जिस तरह बैतुल माल है उससे इन लोगों को जेन्युइन हेल्प होगी और होनी चाहिए। वो तब होगी जब आपके ख़जाने भरे। सजा साहब, वैसे जिस तरह हमारे मुल्क में 85% तो विद होल्डिंग के ज़रिए हुकूमत को टैक्स आ जाता है, FBR की जो मशीनरी है उसका कुछ भी नहीं जाता, वो सिर्फ जुर्माने पेनल्टीज कर सकती हैं वो जो विद होल्डिंग एजेंट्स होते हैं जी। लेकिन विद होल्डिंग तो आम बंदा जो टैक्स नेट के दायरा कार में नहीं आता वो भी पे कर रहा है, और जो टैक्स नेट में आता है वो भी उसको उतना ही पे कर रहा है। लेकिन फिर हुकूमत रिलीफ किस तरह दे सकती है, किसको, किस तरह मुमकिन, किस तरह? फिर देखिए जी, वही उसके अंदर है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच के ऊपर ये हो सकता है, क्योंकि बिकॉज अगेन एक बंदा जो कि एक टेलीफोन का कार्ड में
टैक्स भर रहा है वो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज़ ये मुल्क उसके लिए डिफेंस बजट में बिलियंस खर्च कर रही है। ये मुल्क डैम्स के प्रोजेक्ट में उसके ऊपर इमरान खान साहब की राइट नाउ, क्योंकि हम पिछले पीएम की नहीं, हम इस करंट पीएम की बात करते हैं, अगर इस पीएम की बात देखें तो उन्होंने जो 6-7 उनकी स्कीमें लॉन्च की हैं, ऑन स्कीमों के अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई यूथ की तरफ है, कोई टेररिज्म की तरफ, टूरिज़म को प्रमोशन की तरफ है। तो ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस तो इन्हीं की वजह सजा साहब जो एमनेस्टियाँ चल रही हैं, जैसे तामीराती शोबे के लिए चल रही है, दूसरी चल रही हैं, क्या समझते हैं आने वाले बजट में कोई और एमनेस्टी की ज़रूरत है या इनको प्रमोट किया जा सकता है? देखिए जी, जितनी एमनेस्टीज़ मिल चुकी हैं उसके बाद तो मेरे ख्याल में तो कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। बट सिर्फ बात इतनी ये है कि हमें इस सेंस में देखना है कि अगर एमनेस्टी मुल्क की बेहतरी में है तो ज़रूर उसको देनी चाहिए। अगर बट अगेन दैट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू 2 फैक्टर्स विच इज़ IMF एंड FATF। ठीक है। सो पाकिस्तान, क्योंकि देखें ओवरलाइन अंडरस्टैंड ये करना है, पाकिस्तान अलोन नहीं है, पाकिस्तान एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। उस ग्लोबल विलेज की स्क्रूटनी है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग दूरबीन लगा के स्पेशली इस खत्ते को लगाए बैठे हैं, और स्पेशली विद अमेरिकन फोर्सेस पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान। सजा साहब जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी आ गया है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट भी आ गया है, इनके होते हुए कोर्ट्स के जरिए अगर इन पर अमल दरामद हो जाए तो कोई इकॉनमी में कोई बेहतरी आएगी या फिर आम बंदा पिस जाएगा? देखिए जी, मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके अंदर कहूँगा कि आम बंदा पिट जाएगा। आम बंदा पिट रहा है, क्योंकि बिकॉज अगेन अगर लेट्स सपोज किसी ने अपनी, देखें ये फ्यूचर को तो करेक्ट करने के लिए सही है, बट पास्ट के अंदर जिस तरह इमरान खान साहब और नैब का ऑर्डिनेंस देख लें आप, और ये सारी चीज़ें जो हैं, एक बड़ा इसमें दरमियान में डिबेट आई कि जी कि क्या बिजनेसमैन को नैब नोटिस दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा। बहुत सारी कन्फ्यूजन थी इस लॉज के अंदर, और उससे पाकिस्तान में सरमायादारी को नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, जितने भी हम टैक्स लगाते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ को तो नहीं देखा जाता, वो फैसला उधर ही होता है, जैसे IMF की शराइत का पर अमल हो गया या FBR की कोई प्रपोज़ल पे अमल हो गया। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ कहते हैं, टैक्सेस कुछ कहते हैं, और अदालतों में जाके ख़त्म हो जाते हैं। मेन चीज़ है जो हुकूमत को और स्टेक होल्डर के साथ मिलकर बैठ के करना चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन से कवानीन हैं जिनको लाने की ज़रूरत है? देखें, इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि कोई भी टैक्स बगैर ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के लगाया जा सकता है। ठीक है, अब जितने टैक्सेस पाकिस्तान में लग रहे हैं या उनको लगाने वाले जो हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ पॉलिसी जो थिंकर है ना, जो थिंक टैंक है FBR का, वो काम नहीं कर रहा। ठीक है। अभी पिछले दिनों एक बड़ी मज़ेदार डिबेट थी कि पाकिस्तान का जो प्लानिंग कमीशन है वो कई साल से सोया पड़ा है। ठीक है। ये डिबेट थी, बड़ी बड़ी हॉट डिबेट थी जो TV पे आ रही थी कि 1970 और 80 की दिहाई में हम प्लानिंग करते होते थे कि अगले 20 साल के बाद हम कहाँ होंगे। हम अब क्या करें? वी डोंट हैव ए प्लानिंग कमीशन, दे आर स्लीपिंग। यानी कि अयूब ने 2 डैम बनाए थे, अयूब दौर में 2 डैम बनाए थे, जिसको आप डिक्टेटर कहते हैं। अगर वो 2 डैम ना बने होते तो आप तो कैद का शिकार हो जाते। सही है। आपने क्या प्लानिंग की? सही है। Where do you stand? What is the planning for the next 20 years? Who will answer that question? असल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि वी आर नॉट प्लानिंग कि हाउ वी हैव टू गो थ्रू दिस मेजर्स टू टेक, कि हम कैसे अपना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। हम सिर्फ इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि रेवेन्यू इकट्ठा करना है, और रेवेन्यू इकट्ठा भी रेवेन्यू इकट्ठा करना है, लेकिन अवाम जो टैक्स नेट में नहीं है नहीं, उनसे ज़्यादा विदहोल्डिंग की सूरत में इकट्ठा किया जाता है। अशराफिया तो फिर भी उससे बाहर है। नहीं, हाउ साइन ऑफ इंटेरोगेशन कि नहीं, ये नहीं। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बनाते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन आगे बना जाता है, ठीक है जी। उसमें आप अपनी मर्जी की अमेंडमेंट तो 20 साल में कर नहीं सके कि यार हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक इसमें कहाँ कहाँ अमेंडमेंट होनी चाहिए। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक बड़ी अच्छी अमेंडमेंट टेबल की थी कि 122(5)(1) में एक चीज़ लिखी, एज मैनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। ये क्या बदतमीज़ी है? देखें, एक आदमी ने मेरी अमेंडमेंट करनी है, IAC ने, वो एक दफ़ा सोचे, जी, वो मेरे अकाउंट्स को रिव्यू करे, एक दफ़ा सोचे और मुझे सूली चढ़ा दे, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार सूली चढ़ाने का किसके पास इख्तियार है? जी, फिर दूसरी बात है, अगर मेरी 122(5)(6) में असेसमेंट हो गई है, मॉडिफाई कर दी एडिशनल कमिश्नर ने,
टैक्सेशन ऑफिसर उसका सबॉर्डिनेट है, वो मुझे 177 का नोटिस दे देता है। वहाँ पे क्या कानून है? वहाँ पे ये कानून है जो एडिशनल कमिश्नर ने पॉइंट ले लिए थे उसको छोड़ दो, बाकी का 177 कर लो। यार ये तो एक मजाक है, यानी कि एक सेब को छुरी के ऊपर एक टैक्सपेयर के साथ मजाक है। टैक्स ईयर 2015 है, उसको मैंने 177 भी लगा देना है, उसको मैंने 122(5)(a) में भी मॉडिफाई कर देना है। जी जी, मैंने 122(a) की मॉडिफिकेशन भी करनी है, 122(5)(a) की भी मॉडिफिकेशन करनी है। जी जी, इसका क्या मतलब है कि हमें पता ही नहीं कि हमने ऑर्डर क्या करना था। सही है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, मैं 177 का नोटिस दे देता हूँ, ठीक है, या मेरी सिलेक्शन FBR से हो जाती है। अब वहाँ पे 122(5)(a) करने का राइट फ्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने जब ऑडिट जो कर लिया तो देन वाई 122(5)(a) ऑडिट रिपोर्ट का बाकायदा ये रूल है कि IAC से अप्रूवल लेगा तो वो मुझे ऑडिट रिपोर्ट भेजेगा। कानून क्या कहता है? कानून ये साल कहता- में 1 साल में ऑडिट होना चाहिए, 3 साल बाद होना चाहिए। 3 साल बाद ऑडिट की बात मैं कर ही नहीं रहा। जी जी, 3 साल, 5 साल, 10 साल जब भी ऑडिट करें, आपने जब ऑडिट कर लिया देन आपको मॉडिफाई करने का राइट फ्रीज कर देना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे लिख देना चाहिए कि पर्सन हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ऑडिट इन ए टैक्स ईयर अंडर सेक्शन 177 विल नॉट बी द ऑर्डर विल नॉट बी मॉडिफाइड अगेन इन सेक्शन 122(5)(a)। ठीक है, क्योंकि ऑडिट का एक प्रोसेस है, DC मुझे नोटिस डालता है, मेरी किताबें चेक करता है, वो फिर जो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है उसको डिस्कस करता है अपने एडिशनल कमिश्नर से, उससे अप्रूवल लेता है और फिर वो मुझे उस ऑडिट रिपोर्ट को कन्फ्रंट कराता है जवाब देने के लिए। ठीक है, अब जिस एडिशनल कमिश्नर ने उस ऑडिट रिपोर्ट की अप्रूवल दे दी, क्या वो दोबारा मेरा मॉडिफाई कर सकता है? क्यों करेगा वो? सही कह रहे हैं। ये पॉलिसी के लायक है। अब बात आप करें कि मैंने टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, हमें एक थिंक टैंक की ज़रूरत है जो लोगों को बताए कि टैक्स देने से तुम्हारी ज़िंदगी आसान होगी, तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल नहीं हो जाएगी। लोग, कई ऐसे लोग हैं जो नेशनल टैक्स नंबर इस खौफ से नहीं लेते कि हमें एक नंबर ऑफ डिफरेंट जो है ना असेसमेंट से गुजरना पड़ेगा। 120 के बाद वो मेरा 122(5)(a) भी कर सकता है, इसके बाद वो मेरा 177 भी कर सकता है, और 122(5)(a) में लिखा है कि वो 4 साल में जितनी दफ़ा जब मर्जी चाहे करे। जब बुला सकता है उसको। जी अब ये जो हरासमेंट है, जी जी, ये जो आपने कानून गलत बनाया, ये बना गया है वो एक ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, उसको इस ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है या उसको इसकी समझ ही नहीं है कि यार मैं फैसल इकबाल ख्वाजा एक टैक्सेशन अफसर हूँ, ठीक है, मैंने 177 का ऑडिट कॉज, मेरा काम है मैं उस बंदे के फाइनेंशियल्स की किताबों की इची बिची वेरीफाई कर लूँ। खास साहब टाइम कम है, थोड़ा सा ये बताइए जो अब सेकंड अमेंडमेंट में सेकंड शेड्यूल में जो एग्जाम्पशन खत्म की गई हैं, अगर वो बजट में एक्ट का हिस्सा बन जाती हैं तो फिर मुस्तकबिल क्या वो होगा? कानून बन जाएगा ना, फिर तो वो रिकवरी अपने आप ही हो जाएगी। जो- जो हम ये आजकल रोला डला हुआ है ना कि 600 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए, जी जी, अगर आप इसे बजट में ले आते हैं और बजट अप्रूव हो जाता है तो वो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस से एक्ट बन जाएगा। तो जो तो IT जो का सेक्टर है, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि मैंने नए कोई टैक्स नहीं लगाने, उसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर ये सारे अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस वाले एग्जम्पशंस विड्रॉ हो जाते हैं, नए एक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, ये स्टैच्यू बुक में से ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर नए टैक्स लगाने की क्या लेकिन जरूरत? जैसे IT का सेक्टर है जिस पे हुकूमत खुद कहती है इसमें शरह नमू है 65% है और अनकरीब 100% तक भी जा सकती है, तो फिर अगर वो एग्जाम्पशन ख़त्म होगी फिर तो ये फ़रोग नहीं पा सकेगा। देखें भाई मेरे, मैं एक स्टूडेंट काउंसलर के पास बैठा था जी जी, कुछ दिन पहले, इससे ज़्यादा सुनने वाली बात है, उन्होंने मुझे कहा कि अब वो दौर है कि आपने बच्चे को सिर्फ IT और HR पढ़ाना है। ठीक है, क्या पढ़ाना है? IT और HR, HR। इसके अलावा किसी प्रोफेशन ने एक्सेल नहीं करना। सही है। गुर्बत ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो है पढ़ाई। गुर्बत ख़त्म करने का एक ही तरीका है, लिटरेसी रेट अच्छा होगा मुल्क में तो। सर जी जी, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे इस TV चैनल पे बैठ के बताता हूँ। मेरे घर में एक औरत सफाई करती थी, उसने मेरे वालिद को एक दफ़ा कहा कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, मेरी इसमें मदद करें।
इस वक्त उसकी 3 बेटियां डॉक्टर और 1 बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, माशाल्लाह। और उसके हालात वो हैं कि उसने गुलबर्ग में 10 मरले का घर बना लिया उसके बच्चों ने, जी जी, गाड़ियां रखी हुई हैं। ये एजुकेशन का नतीजा है ना बैग उसके। क्या जी। था कि वो हमारे घर में 1980s में सफाई करती थी वो औरत। मैं आपको बताऊं, दुनिया में गुर्बत ख़त्म करने का एक ही तरीका है, ख्वाजा साहब मैं औलाद बात तालीम। जी जी, मैं वो तरीके पूछता हूँ और टैक्सेस का जो आगे हाल है वो भी आपसे पूछता हूँ, लेकिन ब्रेक से बाद। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर इकराम उल हक साहब आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा, आने वाले बजट को आप किस तरह देख रहे हैं? दूसरा, इस दफ़ा नए टैक्सेस लगाए जाएंगे या मौजूदा टैक्स कवानीन में ही रद्दबदल किया जाएगा? IMF की शराइत को माना जाएगा या वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जो कह रहे हैं नए टैक्सेस नहीं लगेंगे वो कामयाब होंगे? आप किस तरह देख रहे हैं? आने वाले माली साल का बजट तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो लॉकडाउन्स भी हुए हैं, कोई पार्शल कभी कंप्लीट, और ये सारा साल जो है इसमें जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, जो लोगों के यहाँ मुश्किलात पेश आई हैं, छोटे ख़ास तौर पे तबकात को और छोटे बिजनेसमैन को, तो उस लिहाज से मेरा ख़्याल है कि इस बजट के अंदर ज़्यादा तवज्जो जो है वो टैक्सेस लगाने की बजाय टैक्सों में छूट देने की होनी चाहिए, ताकि दोबारा से हमारी मईशत जो है वो बहाल हो सके। और उसके अंदर अगर बहाली आएगी और फिर बाद में तरक्की होगी, तो माशी तरक्की के ज़रिए हमें अब अपने महसूलात को बढ़ाना चाहिए, ना कि मज़ीद टैक्स लगा कर। जी, जहाँ तक ये सवाल है कि किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो इस वक्त टैक्सेस जो हैं वो कम किए जा सकते हैं या ज़्यादा किए जा सकते हैं, तो मेरा मशवरा ये होगा कि जो हम बहुत ज़्यादा पुरतइश चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर हमें ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, ताकि उसका बोझ अमीर तबके पे ज़्यादा पड़े। और इस साल में चूँकि हमें गरीबों की इमदाद के लिए एहसास प्रोग्राम में 200-250 अरब नहीं, बल्कि मेरा ख़्याल है इससे हमें डबल रकम चाहिए। तो चाहिए कि हम अमीर लोगों के ऊपर आने वाले बजट के अंदर ख़ास तौर पर कोई ऐसा टैक्स नाफिज करें जो उनके वेल्थ के ऊपर भी हो, और उससे हम इतनी रकम जमा कर पाएँ कि इन गरीब लोगों का और जो बेरोज़गार हैं उनका जो है मदावा हो सके और उनकी बर वक्त मदद की जा सके। जहाँ तक हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के इस वक्त मुतालबात और मुख्तलिफ़ सेक्टर की तरफ से तजावीज़ें जाती हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि वो हमेशा जो है एक दूसरे से मुतज़ाद होती हैं। जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो और तरह की मराहत मांग रही होती हैं, और जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो और तरह की मराहत मांग रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत का जो इनकम टैक्स है वो तकरीबन 97% तो वैसे ही मिल जाता है उनको मुख्तलिफ़ किस्म की विद होल्डिंग टैक्सेस के ज़रिए, और बहुत कम है वो जो ख़ुद इकट्ठा करते हैं। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम अपने टैक्स नेट को ब्रॉड करें। और ये बहुत अफसोस की बात है कि अगरचे हमारे पास इस वक्त एक 100 से थोड़े से ऊपर जो है वो ब्रॉडबैंड यूज़र हैं जो 12.5% इनकम टैक्स दे रहे हैं, 19.5% सेल टैक्स उन सबसे सूबों को दे रहे हैं। तो हमें इंटरनेट की इस वक्त जो है वो तो एक ज़रूरत बन चुका है। इन टैक्सों को उन सिर्फ़ लोगों पे लगाने चाहिए जिनकी काबिल आमदनी जो है काबिल टैक्स आमदनी है, और बाकियों पे हटाने चाहिए। बल्कि अगर इसे मुकम्मल तौर पे हटा दिया जाए और इन सब लोगों को FBR जो है वो सेक्शन 182 का सब सेक्शन 2 के तहत रजिस्टर कर ले, एक तो हमें पूरे पाकिस्तान में जितने भी ख़ानदान हैं उनके बारे में पता चल जाएगा कि उनकी औसतन आमदनी क्या है, वहाँ कितने लोग रहते हैं, और उसकी बुनियाद पे हम आने वाले दिनों में अपनी माशी तरक्की के लिए, टैक्सों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए और लोगों की जहाँ जहाँ मदद की ज़रूरत है एक बेहतर हमारे पास डेटाबेस बन सकेगा। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि मौजूदा हालात में कौन कौन से सेक्टर में नए टैक्सेस लगने चाहिए और किस किस सेक्टर को रिलीफ देना चाहिए? आप किस तरह देखते हैं? इस बजट में टैक्सों के बढ़ाने की तो बिल्कुल ही बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि जैसा मैं अर्ज़ कर रहा था कि पिछले साल 5-6
विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने के बावजूद भी जो हमारे पास इनकम टैक्स के ही हैं वो भी अभी 50 से ज़्यादा हैं। इनको सिर्फ अगर हम सैलरी पर लें, डिविडेंड पर लें और इसके अलावा हम इसको इंटरेस्ट इनकम पर लें और इसको हम जो बाहर नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट करते हैं और बाकी जगह से ख़त्म करके जहाँ एक्चुअल इनकम है वहाँ लेना चाहिए। सेल टैक्स में भी मेरा मौक़िफ़ ये है कि सेल टैक्स जो है आपको इंपोर्ट की सतह पर नहीं लेना चाहिए, उससे लोगों के बिज़नेस के लिए कैपिटल नहीं रहता, बल्कि जब सेलें हों आप उस वक़्त वहाँ पे चाहे पॉइंट ऑफ सेल की कनेक्टिविटी कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और हर एक जो सप्लाई चेन का आदमी है वो उस वक़्त तक जो है रिपोर्ट जब तक ना करे अपनी रोज़ाना की सेल को, उसको जो है इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी किसी किस्म के भी बिजली के कनेक्शन को या दूसरी अशिया को इस्तेमाल कर सके। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाना होगा, चोरी जो बिजली बहुत ज़्यादा होती है टैक्सेस में उसको रोकना होगा, तरक्की की तरफ जाने के लिए इसकी शरह जो है वो टैक्सों की कम करनी होगी और हर सेक्टर को ज़राअत से लेकर जो हमारी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक हैं, हर सेक्टर को मैं कहूँगा कि अंदर आपको ख़ास तौर पर देखना होगा कि कहाँ कहाँ कमी है। जब आप अपनी तरक्की की शरह को 7 से 9% तक ले जाएंगे तो आप सोचिए कि अगर इस वक्त 4% पे हमारे टैक्स की ग्रोथ जो है वो 14% है तो फिर उससे तो हमारी ये ख़ुद भी डबल हो जाएगी और हुकूमत के मामलात भी ठीक हो जाएंगे। टैक्सों के बारे में परेशान होने की बजाय उनको दरअसल इस वक्त लोगों को मुलाजमतें देना, और मुलाजमतें तभी मिलेंगी जब नई इन्वेस्टमेंट होगी और यहाँ जो मौजूदा लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिज़नेस में फैलाव करेंगे ताकि कोई बेरोज़गार भी ना हो, माशी तरक्की भी हो और उसके साथ ही मसूलात में भी इजाफ़ा हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। फैसल साहब, आप कहते हैं गुर्बत ख़त्म करने का सिर्फ एक ही हल है, एजुकेशन। अल्लाह ताला। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हुकूमती अखराजात हैं उनको किस तरह पूरा किया जा सकता है ताकि गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात मिल सके। देखें सर, जहाँ तक गैर मुल्की कर्ज़ों का सवाल है, हमारे पास $110 बिलियन का कर्जा है। मुझे उसके बारे में कोई वरेड नहीं है। पाकिस्तान में इतनी जान है, इतनी मादनियात है, इतनी प्लानिंग है। अगर कोई आज एक पाकिस्तानी हुक्मरान आ जाए ना जो असल में पाकिस्तानी हो तो ये कर्जा उतारना हमारे लिए साल से कम का टाइम है। वो पाकिस्तानी ठीक है, अब वो अल्लाह बेहतर करेगा, कोई ना कोई बंदा आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ। हमने स्टील मिल जब रशिया से बनाई थी ना तो हमने ये एग्रीमेंट किया था हम पाकिस्तान से आयरन और नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्या नहीं निकालेंगे? आयरन और। पाकिस्तान में इस वक्त भी $100 अरब का आयरन और है। मैं आपके यहाँ पे बैठ के वसूख से बयान दे रहा हूँ। अब स्टील मिल आपकी ख़त्म होगी, आपने बंद कर दी, ठीक है। चाइनीज़ 3 कंपनियां उस आयरन और के पीछे बार बार पाकिस्तान चक्कर लगा रही हैं। ये कहाँ का है? नथिया कली से आप चले जाएं एबटाबाद की तरफ तो सारा रास्ता आयरन और से भरा है। इसी तरह आयरन और के ज़खायर हैं आपके सारे सिंध में पड़े, उनको एक्सप्लोर करें, बेचें, अपने कर्जे उतारें। पाकिस्तान में बड़ी जान है। डॉक्टर इशफाक ने जो नस्ट वाले हैं उन्होंने एक प्लान दिया था, जब यही आदमी वज़ीर ख़जाना था इसके दौर आसिफ अली जरदारी के दौर में, ये हफीज़ शेख, कि उसने कहा था कि भाई पाकिस्तान का जो कोयला है वो $1000 बिलियन का है, इसको बेच दो चाइनीज़ कंपनियों को, चाहे 20, 25, 30% डिस्काउंट रख के बेच दो। सही है। और उन्हें उसी पैसे से पाकिस्तान का कर्जा उतारो और तुम्हारी इकॉनमी फ्लो करेगी। बात सिर्फ ये है, हुकूमती अखराजात की भी जो बात आपने की उसमें 2 तरह के अखराज, एक जायज़ एक नाजायज़। इस वक्त जो अखराजात का तखमीना है उसमें 25 से 30% नाजायज़ है, 75% स्टिल उनके बगैर आपका मुल्क चल नहीं सकता भाई। ठीक है, आप एक स्ट्रेटजी हम 2 लोग सोचते होते थे, अखराजात कभी कम नहीं होते, आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ता है। अखराजात जो हैं वो वहीं पे रहते हैं। अगर आप आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचेंगे नहीं तो आपकी तरक्की नहीं होगी। अब हुकूमत ने जो आमदनी बढ़ानी है उसके लिए क्या है कि हमारे जो एक प्लानिंग कमीशन को फॉल किया जाए। प्लानिंग कमीशन पूरा सर्वे करे पाकिस्तान का, कहाँ कहाँ चीज़ें क्या क्या चीज़ें हमारे ज़खायर पड़े हैं जिनको हम एक्सप्लोर करके अपने इस कर्ज़े को कम कर सकते हैं। 2, हम उन लोगों को टैक्स नेट में ले गए हैं जो बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे और मिनिमम रेंज के टैक्सों में ले आए। ठीक है, फिक्स कर दें।
कि जी ये तुम्हारी दुकान है, तुमने साल का 5,000 रुपया टैक्स देना ही देना है, इसके अलावा तुम्हें कोई बंदा नोटिस नहीं डालेगा कि तुमने इनकम टैक्स दिया है कि नहीं दिया। देखें, बात ये है, पहले तो आपको उनको आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरा, आप पाकिस्तान में बीटीबी के सर्वे को फॉल करें। यहाँ पे कितना नया लैंड क्रूजर आता है, कितने डिफेंस के प्लॉट बिकते हैं, कितनी प्रॉपर्टीज का लेन देन होता है, तो 15-20 साल पहले सर्वे हुआ जो था। कि नॉन फाइलर करते हैं, जो कि नॉन फाइलर करते हैं। आपको चाहिए, आपके पास सारे बैंकों का रिकॉर्ड मौजूद है 2014 से 2018 का, जिसमें फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट था। आपने सिर्फ एक ईआरपी को कमांड देनी है और जितने नॉन फाइलर के अकाउंट्स हैं उनको लैदा करें, ठीक है। उसके बाद वो लोग जिनका 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा बैलेंस रहा है और वो नॉन फाइलर है, उन सबको नोटिस सर्व करें, पूछें ये पैसा कहाँ से आया। जी जी। आप उसकी तरफ जाने की बजाय आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को मज़ीद मुश्किलों में डाल रहे हैं। ठीक है। जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग एफबीआर में और प्रॉपर प्लानिंग कमीशन पाकिस्तान के लिए नहीं लेके आते, तब तक यहाँ पे तरक्की होना और अहदाफ का इकट्ठा करना दोनों नामुमकिन। सजाद साहब, आखिरी सवाल, जिद्दत आ रही है दौर में, आईटी सेक्टर फ़रोग पा रहा है, ऑनलाइन सिस्टम हो गए हैं, ई ऑडिट निज़ाम आ गया है, ई रिफंड निज़ाम आ गए हैं, दूसरे आ गए हैं, आप क्या प्रपोजल देना चाहें? हुकूमत किस तरफ तवज्जो होनी चाहिए ज़्यादा? देखिए जी, हुकूमत की इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ उस सेक्टर की तरफ नज़र होनी चाहिए जो कि अंडर परफॉर्मिंग। ठीक है। आपका आईटी ओवर परफॉर्मिंग है, खुदा के वास्ते उसकी एक्सटेंशन करें, उसको फ़रोग दें, रिलीफ दें। मगर जो सेक्टर्स हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर है, जिस तरह होलसेल है, ये 1.5% सिर्फ आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि ये 42% ऑफ द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। जी जी, कोई शक सो नहीं। इन सेक्टर्स की तरफ खुदारा अपनी नज़र करें, फोकस करें। इन सेक्टरों से आप अपनी ज़्यादा इनकम जनरेट करने की कोशिश करें, बिकॉज़ ये सेक्टर्स अनटैप्ड हैं। उसके अलावा आपने 5 सेक्टरों को सिर्फ ज़ीरो रेट किया हुआ है तो वो फ़रोग पा गए हैं जी, मगर उसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर है। जी जी। आप जर्मनी की फार्मास्यूटिकल है। मिसाल जी, लें, जी। जर्मनी इंजीनियरिंग पे बना हुआ है। जी जी। आप पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल, आप इंजीनियरिंग सेक्टर को प्रमोट करें। आप उसके अलावा दे फार्मास्यूटिकल की ट्रिलियंस की सेल है, जी जी। जो कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को जब तक ज़ीरो रेटेड में नहीं लाएंगे, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं होंगी। आपका बिलियंस का ज़र मुबादला है। जी जी। मीट इंडस्ट्री है, हलाल मीट का सर्टिफिकेट पाकिस्तान में पैदा होना है। सो जो पाकिस्तानी जानवर है, उसको हलाल मीट की बहुत बड़ी मार्केट है। इवन चाइना इटसेल्फ, बिकॉज सर आलमी मंडियों तक रसाई की ज़रूरत है हुकूमत जी। जी, क्योंकि बिकॉज देखें, एंड लास्टली आप 2 चीज़ें मैं लास्टली कहूँगा। एक, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जी जी। उसको खुदारा इंडस्ट्री का स्टेटस दे दें। गुड। 13 से 14 बिलियन डॉलर हर साल वो डायरेक्ट चैनल से, और डबल मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर, इनडायरेक्ट चैनल से पाकिस्तान को प्रोवाइड करते हैं। सज्जाद साहब, आपको बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल भी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।